इंडियन जियोग्राफी MCQ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। फर्स्ट टॉपिक विल बी प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य विशेषताएं एवं सीमाएं। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन प्राथमिक एवं प्राचीन चट्टानों से हुआ है? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों सैलों से। भू वैज्ञानिक इतिहास के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप पठार किस प्राचीन महाद्वीपीय भूभाग का अंग है? गोंडवाना भूमि का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे विशाल और प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितने भूभाग पर विस्तृत है? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर। समुद्र तल से इस संपूर्ण पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी पाई गई है? 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमाओं को मिलाने पर इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी प्रतीत होती है? एक अनियमित त्रिभुज के समान। इस त्रिभुजाकार पठार का आधार स्तर में किन दो प्रमुख भौगोलिक बिंदुओं के बीच फैला है? उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली का विस्तार से लेकर पूर्व में राजमहल पहाड़ी तक। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक मतलब अरावली का विस्तार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक इस पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का शीर्ष दक्षिण में किस अंतिम बिंदु पर स्थित है? कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। पठार की सुदूर उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण किस प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला द्वारा होता है? अरावली पहाड़ियों द्वारा। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर स्थित मुख्य उच्च भूमियाँ कौन सी है? बुंदेलखंड उच्च भूमि, कैमूर और राजमहल पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रायद्वीपीय भारत को मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार में विभाजित करने वाली मुख्य प्राकृतिक सीमा कौन सी है? नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी एवं विंध्य पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी एवं विंध्य पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी के ठीक ऊपर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के विस्तृत हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं को भौगोलिक रूप से क्रमशः क्या नाम दिया गया है? पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहते हैं और पूर्वी घाट को पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु दक्षिण में किस पहाड़ी ग्रंथि पर होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। इससे ये भी पता चलेगा कि नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण की ओर है। इस संपूर्ण पठारी क्षेत्र की घाटियों की विवर्तनिक और संरचनात्मक विशेषता क्या है? ये विच्छेदित, संकरी, उथली और अधिवर्धित है घाटियाँ हैं। अत्यधिक अपरदन और समय के प्रभाव के कारण यहाँ के मैदान का स्वरूप कैसा हो गया है? ये समप्राय मैदान के रूप में तब्दील हो चुका है। पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों में कठोर चट्टानों के अपशिष्ट भूदृश्य खड़े मिलते हैं। इन्हें भू आकृतिक विज्ञान में क्या कहते हैं? अपशिष्ट खंड या इनसेल वर्ग। विंध्य कैमूर श्रेणियों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय भाग का सामान्य ढाल किस दिशा की ओर है? उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ, यमुना गंगा मैदान की ओर। सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों के दक्षिण वाले प्रायद्वीपीय भाग दक्कन का सामान्य झुकाव किस ओर है? पूर्व और दक्षिण। पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और यह किस नदी में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी किन दो प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों के बीच अपशिष्ट रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच। नर्मदा नदी किन दो प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच। विंध्यन क्रम की चट्टानों की मुख्य खनिज और आर्थिक संरचना क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानों की मुख्य खनिज और आर्थिक संरचना क्या है? बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर। बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर। अरावली श्रेणी के पूर्वी ढालों से जन्म लेने वाली वह प्रमुख नदी कौन सी है जो पहले दक्षिण पूर्व और फिर मुड़कर उत्तर पूर्व की ओर बहती है? बनास नदी। अरावली श्रेणी के पूर्वी ढालों से जन्म लेने वाली वह प्रमुख नदी बनास नदी है जो पहले दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है फिर मुड़कर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। बनास नदी अंततः किस बड़ी नदी में मिलकर अपनी जलधारा को आगे बढ़ाती है? चंबल नदी में। बनास नदी अंततः किस बड़ी नदी में मिलकर अपनी जलधारा को आगे बढ़ाती है? चंबल नदी में। करोड़ों वर्षों की निरंतर अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष कैसा दिखाई देता है? एक लुंडित पठार या घिसा हुआ।
करोड़ों वर्षों की निरंतर अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण करोड़ों वर्षों के निरंतर अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण वर्तमान में प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष कैसा दिखाई देता है? एक लुंडित पठार या घिसा हुआ। प्रायद्वीपीय भारत किस प्राचीन महाद्वीप के टूटने पर उत्तर की ओर विस्थापन के कारण अस्तित्व में आया? प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से। भूवैज्ञानिक सर्वसम्मति के अनुसार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे स्थिर और भूकंप रहित भूखंड किसे माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को, इसकी सुदृढ़ क्रिस्टलीय संरचना के कारण। मध्यवर्ती उच्च भूमि का उत्तरी ढाल किस नदी प्रणाली की ओर झुका हुआ है? मध्यवर्ती उच्च भूमि की उत्तरी ढाल किस नदी प्रणाली की ओर झुका हुआ है? यमुना गंगा नदी प्रणाली की ओर। दक्कन ट्रैप का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में कैसा है? दक्कन ट्रैप का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में कैसा है? पश्चिमी भाग अत्यधिक ऊंचाई और कागारनुमा है, जबकि पूर्व की ओर यह मंद ढाल वाला है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां अपवाद स्वरूप अरब सागर में गिरती है और ज्वारन नदमुख बनाती है? अरब सागर में गिर के ज्वार नदमुख कौन बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां। नेक्स्ट टॉपिक, मारवाड़ अपलैंड। मारवाड़ अपलैंड जिसे उच्च भूमि भौगोलिक रूप से किस भारतीय राज्य के पूर्वी खंड में स्थित है? राजस्थान। पूर्वी खंड में स्थित है राजस्थान। मारवाड़ का वास्तविक समतल मैदान अरावली पर्वत श्रेणी के किस दिशा में पड़ती है? अरावली के पश्चिम में। मारवाड़ का वास्तविक समतल मैदान अरावली पर्वत की किस श्रेणी में पड़ती है? अरवल के पश्चिम में। मारवाड़ अपलैंड या पठारी उच्च भूमि अरावली पर्वतमाला के किस तरफ फैली हुई है? मारवाड़ अपलैंड या पठारी उच्च भूमि अरावली पर्वतमाला के किस ओर फैली? अरावली के पूर्व में। मारवाड़ अपलैंड के समुद्र तल से औसत ऊंचाई सीमा क्या है? 250 से 500 मीटर। मारवाड़ उच्च भूमि की सामान्य ढलान मुख्य रूप से किस दिशा की ओर पाई जाती है? उत्तर पूर्व की ओर, चंबल बेसिन की तरफ। मारवाड़ अपलैंड की मुख्य अफवाह प्रणाली का संचालन किस नदी द्वारा होता है? बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। मारवाड़ अपलैंड पर किस युग के विंध्यन और प्री कैम्ब्रियन चट्टानें अवशेष मिलती है? मुख्य रूप से विंध्यन महासंघ के बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर। अरावली पर्वतमाला मारवाड़ अपलैंड के पश्चिम छोर पर किस रूप में कार्य करती है? अरावली पर्वतमाला मारवाड़ अपलैंड के पश्चिमी छोर पर किस रूप में कार्य करती है? यह मरुस्थलीय रेतीली हवाओं को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। रोकने के लिए जलवायु अवरोध का कार्य करती है। मारवाड़ उच्च भूमि में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर किस प्रकार के उद्योगों के लिए मुख्य कच्चे माल का काम करते हैं? भवन निर्माण, नक्सली और स्थापत्य उद्योगों के लिए। बनास नदी चंबल में विलीन होने से ठीक पहले, जब बनास नदी चंबल में मिलते उससे ठीक पहले किस भौगोलिक दिशा की ओर मुड़कर बहती है? उत्तर पूर्व की दिशा की ओर। मारवाड़ अपलैंड की मिट्टियों में किस तत्व की प्रधानता होती है और उसकी प्रकृति कैसी होती है? रेतीली, दोमट और भूरी मिट्टी जो नाइट्रोजन में कमजोर लेकिन फास्फोरस युक्त होती है। मारवाड़ उच्च भूमि का पश्चिमी हिस्सा किस विशाल भारतीय मरुस्थल की सीमाओं को स्पर्श करता है? थार मरुस्थल को। बनास की कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ मारवाड़ अपलैंड को अपवहित करते हुए चंबल की ओर ले जाती हैं? बेड़च, कोठारी, मेनाल और खारी नदियाँ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मारवाड़ अपलैंड का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत। मारवाड़ अपलैंड की प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ शुष्क कटीले वन और झाड़ियाँ जैसे कि खेजड़ी, बबूल बहुतायत में पाया जाता है। भू आकृतिक विज्ञान में मारवाड़ उच्च भूमि को किन दो विषय भौगोलिक प्रदेश के बीच का संक्रामक क्षेत्र कहा गया है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और मध्य भारत के पथरीले पठार के बीच का। इस अर्ध शुष्क उच्च भूमि पर वर्षा की अनिश्चितता से
निपटने के लिए परंपरागत जल संचयन के कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? नाड़ी, टाँका, जोहड़ और कुंड का। इस अर्ध शुष्क उच्च भूमि पर वर्षा की अनिश्चितता से निपटने के लिए परंपरागत जल संचय के कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? नाड़ी, टाँका, जोहड़ और कुंड का। नाड़ी, टाँका, जोहड़ और कुंड का। मारवाड़ अपलैंड का धरातल मुख्य रूप से कैसा होता है? यह एक लहरदार मैदान है जहाँ यत्र तत्र छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। अरावली के समानांतर बहने वाली मारवाड़ की नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये पूर्णतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर मौसमी नदियाँ हैं, इसलिए। मारवाड़ उच्चभूमि का आर्थिक महत्व मुख्य रूप से किन गतिविधियों पर आधारित है? पशुपालन, भेड़ बकरी, शुष्क कृषि और पत्थर खनन। नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल हेडलाइन। मध्य भारत का पठार। भारत के बीचों बीच जो पठार है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स मध्यवर्ती उच्च भूमि का वह पश्चिमी भाग जो मारवाड़ मेवाड़ के पूर्व में स्थित है क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार मुख्य रूप से किस नदी बेसिन की सीमा के अंतर्गत फैला हुआ है? चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार में स्थित किस पहाड़ी से होता है? महू के निकट जानापा पहाड़ी। महू के निकट जानापा पहाड़ी। चंबल नदी अपने मार्ग में पर्वतीय भागों को काटकर किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण करती है? यह किसी विवर्तनिक भ्रंश घाटी में नहीं बहती बल्कि विंध्यन कगारों को काटकर गहरे महाखंड बनाती है। सेंट्रल हेडलाइन मतलब मध्य भारत उच्च भूमि अवहित करने वाली चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध, परवन और पार्वती सिंध, काली सिंध और पार्वती नदियाँ किस पठारी क्षेत्र के उत्तर की ओर बहते हुए चंबल में मिलती है? काली सिंध और पार्वती नदियाँ किस पठारी क्षेत्र से उत्तर की ओर बहते हुए चंबल में मिलती है? मालवा के पठार और मध्य भारत के पठारी क्षेत्र से। सेंट्रल हाईलैंड्स की पहाड़ियों की बनावट कैसी है और यहाँ मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें दिखती हैं? गोलाकार बलुआ पत्थर है और बलुआ की पहाड़ियाँ और प्राचीन विंध्यन शैली से निर्मित है। मध्य भारत के पठार का सामान्य ढाल किस दिशा की ओर उन्मुख है? इसका झुकाव दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तर पूर्व की ओर है। सेंट्रल हाईलैंड्स के दक्षिणी और मध्यवर्ती भागों में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती वन और घने सागौन के जंगल। उत्तर में यमुना नदी के समानांतर चंबल बेसिन का क्षेत्र किस अत्यंत गंभीर भू आकृतिक समस्या के लिए कुख्यात है? चंबल के खंड या बीहड़ के लिए। चंबल के इन बीहड़ों का निर्माण किस विशिष्ट प्रकार के मृदा अपरदन के कारण हुआ है? तीव्र अवनालिका अपरदन के कारण। सेंट्रल हाईलैंड्स का उत्तरी कगार अंततः किस बड़े मैदानी भाग में विलीन हो जाता है? उत्तरी भारत के विशाल गंगा यमुना मैदान में। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर की चट्टानें भू वैज्ञानिक इतिहास के किस महासंघ से संबंध है? विंध्यन सुपर ग्रुप से। सेंट्रल हाईलैंड्स मुख्य रूप से भारत के किन दो राज्यों के मध्य एक विस्तृत भौगोलिक पुल का निर्माण करती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल की सहायक सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस प्रमुख पठारी जिले से होकर गुजरती है? गुना, शिवपुरी और दतिया पठारी क्षेत्र से। चंबल की सहायक सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस प्रमुख पठारी जिले से होकर गुजरती है? गुना, शिवपुरी और दतिया पठार क्षेत्र से। सेंट्रल हाईलैंड्स में कृषि की सिंचाई का मुख्य कृत्रिम साधन क्या है? चंबल घाटी परियोजना के तहत निर्मित नहरें जैसे कि कोटा बैराज से निकली नहरें। चंबल घाटी परियोजना के तहत निर्मित नहरें जैसे कोटा बैराज से निकली नहरें। इस पठार की पहाड़ियों का आकार गोलाकार होने का मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या है? सदियों से होने वाला गोलाव अपक्षय और तापीय विखंडन। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? जलोढ़ मिश्रित और मध्यम काली मिट्टी। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? जलोढ़ मिश्रित और मध्यम काली मिट्टी। ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से सेंट्रल हाईलैंड्स के किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है जो इस पठार में स्थित है? ग्वालियर का किला। सेंट्रल हाईलैंड्स में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी दर्ज है? 75 से 100 सेंटीमीटर। चंबल नदी अपना जल अंततः उत्तर प्रदेश के इटावा के पास किस मुख्य नदी में विसर्जित करता है? यमुना नदी में।
चंबल के बीहड़ प्रभावित क्षेत्र के पुनरुद्धार और कृषि योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा तकनीकी कार्यक्रम चलाया गया है? कंदरा भूमि विकास एवं सुधार कार्यक्रम। मध्य भारत के पठार की उत्तरी सीमा पर किस प्रकार का जलवायु दशाएं पाई गई है? अत्यधिक विषम महाद्वीपीय जलवायु, गर्मियों में अत्यधिक गर्म, सर्दियों में अत्यधिक ठंडा। सेंट्रल हाईलैंड्स का शिवपुरी पठार किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है जो इस भूभाग का हिस्सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस पठार के ढालों पर बहने वाली नदियाँ उथली होने के बजाय गहरे खड्डे क्यों बनाती हैं? क्योंकि वह क्षेत्र अतीत में भू आकृतिक रूप से पुनरुत्थान हुआ है, जिससे नदियों की लंबत काटने की क्षमता बढ़ गई है। बुंदेलखंड उच्च भूमि। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बुंदेलखंड की उच्च भूमि। बुंदेलखंड उच्च भूमि पठार की सुदूर उत्तरी सीमा का निर्धारण किस प्रमुख नदी के द्वारा होता है? यमुना नदी के द्वारा। बुंदेलखंड पठार के ठीक दक्षिण में कौन सी प्रमुख और प्राचीन पर्वत श्रेणी इसकी सीमा बनाती है? विंध्य पर्वत श्रेणी। बुंदेलखंड उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है? चंबल नदी। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में इसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण किन पर्वत श्रेणियों के द्वारा होता है? पन्ना अजायगढ़ श्रेणी द्वारा। पन्ना अजायगढ़ श्रेणी के द्वारा। कहाँ? तो दक्षिण पूर्व में पन्ना अजायगढ़ श्रेणी द्वारा। वर्तमान प्रशासनिक और आर्थिक मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यूपी के कितने जिला है जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? 7 जिले। कौन कौन सा? झांसी, ललितपुर, जालौन, अमीरपुर, बांदा, महोबा और त्रिकुट। 1 2 3 4 5 6 7। त्रिकुट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, ये सारे प्रशासनिक और आर्थिक मानचित्र के अनुसार यूपी के 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं। वर्तमान प्रशासनिक वर्गीकरण के तहत मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख जिले बुंदेलखंड भौगोलिक क्षेत्र में अभिन्न हिस्सा है? आंसर दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, नवनिर्मित निवाड़ी जिला। दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, नवनिर्मित निवाड़ी जिला है। बुंदेलखंड उच्च भूमि का मुख्य अनुमानित भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? 54,560। बुंदेलखंड उच्च भूमि का कुल अनुमानित भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? 54,560 वर्ग मीटर। बुंदेलखंड पठार की आधारभूत संरचना किस प्राचीनतम आग्नेय क्रिस्टलीय चट्टान से निर्मित है? बुंदेलखंड नाइस से प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग की है। भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानों में से एक बुंदेलखंड नाइस का मुख्य रंग कैसा दिखाया जाता है? गुलाबी और धूसर रंग के रब्बेदार चट्टान। बुंदेलखंड पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित भांडेर, रीवा और कैमूर श्रेणियां विंध्य क्रम के किस उपविभाग का हिस्सा है? ऊपरी विंध्य क्रम का। बुंदेलखंड के सुदूर उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व किनारों पर किस प्रकार की निक्षेपण मिट्टी पाई जाती है? यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़। बुंदेलखंड उच्च भूमि का दक्षिणी पश्चिमी किनारा किस ज्वालामुखी चट्टानी परत से ढका है? दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा परतों से। भू आकृति के अत्यधिक घिसने और बुढ़ापे के कारण बुंदेलखंड पठार को किस अवस्था की स्थलाकृति माना जाता है? जीर्णावस्था या जीर्णकालीन स्थलाकृति मतलब बूढ़ी अवस्था। बुंदेलखंड की पन्ना श्रेणियां में मिलने वाले हीरे विंध्य क्रम की किन विशेष चट्टानी परतों में पाए जाते हैं? किम्बरलाइट पाइप्स और कंकड़ीले निक्षेपों में। किम्बरलाइट पाइप्स और कंकड़ीले निक्षेपों में। बुंदेलखंड पठार को दक्षिण से उत्तर की ओर अपवहित करने वाली 3 मुख्य नदियाँ कौन सी है? केन, बेतवा और धनास नदी। उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी की सीमा पर बेतवा नदी पर निर्मित प्रसिद्ध राजघाट और माता टीला बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पठारी जिले के पास है? ललितपुर और झांसी जिले की सीमाओं पर। भारत की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना के तहत बनाया जाने वाला द्वैधन बांध भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर की नदी पर। बुंदेलखंड नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों के भौतिक अपक्षय के कारण इस पठार पर व्यापक रूप से किस मिट्टी का विकास हुआ है? लाल बलुई मिट्टी जो कंकड़ीली और कम उपजाऊ होती है।
कम वर्षा और कठोर चट्टानी धरातल के कारण भूजल का रिसाव न हो पाने से बुंदेलखंड को प्रतिवर्ष किस गंभीर प्राकृतिक विभीषिका का सामना करना पड़ता है? दीर्घकालीन सूखा और तीव्र जल संकट। बुंदेलखंड उच्च भूमि का ढाल किस दिशा की ओर सबसे स्पष्ट रूप से परिलक्षित है? दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, यमुना नदी घाटी की तरफ। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी जिलों से घिरा हुआ है? ललितपुर जिला। बुंदेलखंड के समतल संप्रदाय मैदान के बीच अचानक खड़े मिलने वाले ग्रेनाइट के टीलों का अपशिष्ट पहाड़ियों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? टोर स्थलाकृति। बेतवा नदी बुंदेलखंड पठार से बहते हुए अंततः उत्तर प्रदेश यूपी के किस जिले में यमुना में मिलती है? हमीरपुर जिले में। केन नदी बुंदेलखंड के मैदानी भाग को पार कर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में किस स्थान पर यमुना में विलीन होती है? बांदा जिले में भोजहा नामक स्थान पर, जो चिल्ला घाट के निकट है। बुंदेलखंड उच्च भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के मुख्य भूगर्भीय कारण क्या है? नीचे अवैध और गैर छिद्रपूर्ण प्राचीन ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों का होना, जिससे वर्षा का जल जमीन के अंदर नहीं सूख पाता है। बुंदेलखंड उच्च भूमि की जल धारण क्षमता कम होने का मुख्य भूगर्भीय कारण क्या है? नीचे अवैध और गैर छिद्रपूर्ण प्राचीन ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों का होना, जिससे वर्षा का जल जमीन के अंदर नहीं सूख पाता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मालवा का पठार। मालवा के पठार की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 530 किलोमीटर। मालवा के पठार की चौड़ाई 390 किलोमीटर। मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल। मालवा का पठार भारत के किस बड़े भौगोलिक भूभाग का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। मालवा पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस पर्वत श्रेणी द्वारा होता है? अरावली श्रेणी के द्वारा। मालवा पठार की दक्षिण सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य श्रेणी। मालवा के पठार की पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बुंदेलखंड पठार द्वारा। मालवा के पठार की भौतिकी कैसी है? बड़ी संशिलस्ट कॉम्प्लेक्स। मालवा पठार पर किस समूह की चट्टानों के जमाव पाए जाते हैं? प्रायद्वीप के सभी प्रमुख शिला समूहों के जमाव। प्रायद्वीप के सभी प्रमुख शिला समूहों के जमाव। मालवा पठार का अपवाह तंत्र कितने भागों में विभक्त है? 2 तंत्रों में, अरब सागर तंत्र और बंगाल की खाड़ी तंत्र। मालवा पठार से अरब सागर की ओर अपवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। मालवा पठार के बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियां चंबल और बेतवा के रूप में अंततः किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। मालवा का पठार पश्चिम से किस श्रेणी की ओर किस उसकी शाखाओं से घिरा है? विंध्य श्रेणी से। विंध्य श्रेणी के उत्तर में किस प्रकार का भूदृश्य पाया जाता है? लावा भूदृश्य। विंध्य श्रेणी के उत्तर में स्थित लावा भूदृश्य किस भूवैज्ञानिक सतह को ढके हुए है? पूर्व क्रीटेशस को। मालवा क्षेत्र में पूर्व क्रीटेशस सतह की भौतिक अवस्था कैसी है? यह वक्रित है, मुड़ी हुई सतह है। मालवा पठार के पूर्वी भाग में ट्रैप के अलग बगल कौन सी चट्टान है? बिंद बलुआ पत्थर। मालवा के पूर्वी भाग में बिंद बलुआ पत्थर की भौगोलिक स्थिति कैसी है? यह एक असमतल क्षेत्र के रूप में स्थित है। पश्चिमी बिंद की भौगोलिक अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? एक कगार के रूप में। पश्चिमी बिंद कगार के स्वरूप और ऊंचाई में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? इसकी आंतरिक संरचना और शैली की। मालवा के पठार की सामान्य ऊंचाई कितने मीटर के बीच पाई जाती है? 450 से 600 मीटर के बीच। मालवा पठार के किस भाग को समतल मैदान के रूप में वर्णित किया गया है? उत्तरी एकतराई विभाग को। मालवा का उत्तरी एकतराई भाग विंध्य पठार के शेष 3 किनारे वाले भागों से कैसा है? सर्वथा भिन्न। ग्रेनाइट क्षेत्र के निम्न उच्चावच की एकरूपता में व्यवधान किन संरचनाओं द्वारा उत्पन्न होता है? स्फटिक भित्तियों और डोलेराइट डाइक द्वारा। ग्रेनाइट क्षेत्र के निम्न उच्चावच की एकरूपता में व्यवधान की किन संरचनाओं द्वारा उत्पन्न होती है? स्फटिक भित्तियों और डोलेराइट डाइक द्वारा। मालवा क्षेत्र के डोलेराइट डाइक स्वतः किस प्रकार के पत्थरों से घिरे हुए हैं? अवपातित गोला समूह द्वारा। उत्तर के जलोढ़ मैदान में किन नदियों ने गहरी घाटियों का निर्माण किया है? बेतवा, धसान एवं केन आदि नदियों के।
नदियों ने। बेतवा, धसान और केन जैसी नदियों के कटाव द्वारा किस प्रकार की घाटियाँ बनी है? खड़ी ढाल वाली तंग घाटियाँ। खड़ी ढाल वाली तंग घाटियाँ। इन नदियों ने खड़े ढालों के अलावा और किन अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया है? चट्टानी तटों, प्रपातों एवं गड्ढों का। भू आकृतिक दृष्टि से बुंदेलखंड क्षेत्र को किन दो उप प्रदेशों में बांटा गया है? बुंदेलखंड का मैदान एवं बुंदेलखंड उच्च भूमि। बुंदेलखंड मैदान और उच्च भूमि का यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? भू आकृतिक दृष्टि के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बघेलखंड पठार। अब जो भी पढ़ेंगे हम आगे बघेलखंड पठार के बारे में पढ़ेंगे। बघेलखंड पठार प्रायद्वीप अग्रभूमि के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में। बघेलखंड पठार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 1,40,172 वर्ग किलोमीटर। बघेलखंड पठार को किन दो श्रेणियों का संक्रमण क्षेत्र माना जाता है? विंध्याचल और सतपुड़ा का। असमान उच्चावच वाले बघेलखंड क्षेत्र की समान ऊंचाई कितनी मापी गई है? 150 से 1200 मीटर के बीच। यहाँ की भू आकृति की मुख्य विशेषता किन दो भौगोलिक संरचनाओं के मध्य स्थित है? मध्य गंगा मैदान और नर्मदा सोनगर्त के बीच। मध्य गंगा मैदान और नर्मदा सोनगर्त के बीच मुख्य रूप से किस पत्थर के कागार पाए जाते हैं? विंध्य बलुआ पत्थर के कागार। विंध्य बलुआ पत्थर के कागार। मध्य गंगा मैदान और नर्मदा सोनगर्त के बीच मुख्य रूप से किस पत्थर के कागार पाए जाते हैं? विंध्य बलुआ पत्थर के कागार। बघेलखंड क्षेत्र के गर्त अक्ष के अधिक निकट कौन सी कटक श्रेणियाँ पाई जाती हैं? भांडेर एवं कैमूर। भांडेर एवं कैमूर। बघेलखंड क्षेत्र के गर्त अक्ष के अधिक निकट कौन सी कटक श्रेणियाँ पाई जाती है? भांडेर एवं कैमूर। भांडेर और कैमूर के कगारों के मध्य कौन से पठार स्थित है? सतना, रीवा एवं मिर्जापुर के पठार। सतना, रीवा एवं मिर्जापुर के पठार। बघेलखंड के कटकों रिज पर किस खनिज का सघन आवरण देखा गया? क्वार्टेजाइट का। यहाँ क्वार्टेजाइट के सघन आवरण के कारण किस प्रकार की तीक्ष्ण भू आकृतिक संरचना दिखाई देती है? सूकर कटक संरचना का। नर्मदा सोनगर्त किन दो प्राचीन भूवैज्ञानिक श्रेणियों के संधि स्थल पर स्थित है? आर्कियन एवं बीजावरण श्रेणी। आर्कियन एवं बीजावरण श्रेणी। नर्मदा सोनगर्त का यह संधि किस प्रकार के भूवैज्ञानिक लक्षण को प्रदर्शित करता है? एक संरचनात्मक स्थान भ्रंश को। बघेलखंड क्षेत्र में धरातल पर स्थित छिंदवाड़ा, सेवनी, मैकाल और देवगढ़ किस प्रकार के पठारों का समुच्चय? सपाट शिखर वाले पठारों का। छिंदवाड़ा, सेवनी, मैकाल और देवगढ़ के सपाट शिखर वाले पठारों की सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर। बघेलखंड क्षेत्र में स्थित सिंगरौली और दूधी को भूवैज्ञानिक रूप से क्या संज्ञा दी गई? द्रोणियाँ। सिंगरौली और दूधी द्रोणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 300 मीटर। सिंगरौली और दूधी श्रेणियों मूलतः किस भूवैज्ञानिक काल की चट्टानों या जमावों से संबंधित है? गोंडवाना काल से। बघेलखंड क्षेत्र के लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास में अपरदन के कारण इसकी पहचान की जा चुकी है कई अपरदन सतहों की। बघेलखंड क्षेत्र में अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से किस प्रकार का पाया जाता है? ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। नर्मदा के अतिरिक्त इस क्षेत्र में ध्रुमाकृतिक अपवाह बनाने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? सोन, दुर्गावती, कर्मनासा, जिरगो, टाउन्स, केन और बेलन। सोन, दुर्गावती, कर्मनासा, जिरगो, टॉन्स, केन और वेलन। नर्मदा के अतिरिक्त इस क्षेत्र में ध्रुमाकृतिक अपवाह बनाने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? सोन, दुर्गावती, कर्मनासा, जिरगो, टाउन्स, केन और बेलन। पाठ के अनुसार बघेलखंड क्षेत्र का उच्चावच कैसा है? असमान उच्चावच। बघेलखंड क्षेत्र का उच्चावच कैसा है? असमान उच्चावच। भांडेर और कैमूर श्रेणियाँ भूवैज्ञानिक रूप से किस महासमूह का हिस्सा मानी जाती है? विंध्य महासमूह का। सिंगरौली बेसिन किस आर्थिक खनिज संसाधन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता है? कोयला संस्था। सिंगरौली बेसिन किस आर्थिक खनिज संसाधन गोंडवाना के कारण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता है? कोयला संस्तर। विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलन बिंदु या संक्रमण क्षेत्र भारत के किस पठार को कहा जाता है? बघेलखंड पठार को। विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलन बिंदु या संक्रमण क्षेत्र भारत के किस पठार को कहा जाता है? बघेलखंड पठार को। इस क्षेत्र की नदियाँ जैसे कि टाउन्स, बेलन ने कगारों को काटकर किस प्रकार के ढालों का निर्माण किया? तीव्र कगारनुमा ढाल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर वर्णित है?
87,239 वर्ग किलोमीटर में छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड राज्य में। झारखंड के कौन से प्रमुख जनपद जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं? वो जनपद जिले हैं पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिंहभूमि। झारखंड के कौन से प्रमुख जनपद झारखंड के कौन से प्रमुख जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं? छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं झारखंड का? पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिंहभूमि। झारखंड के बिहार पश्चिम बंगाल का कौन सा जनपद इस पठार में समाहित है? पुरुलिया जनपद। झारखंड के बाहर पश्चिम बंगाल का कौन सा जनपद इस पठार में समाहित है? पुरुलिया जनपद। छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से किस प्राचीन काल का शिलाओं से निर्मित है? आर्कियन काल। छोटा नागपुर पठार में आर्कियन काल की कौन सी 2 प्रमुख चट्टानें हैं? ग्रेनाइट एवं नीस। आर्कियन पठारों के अलावा यहाँ किन अन्य प्राचीन श्रेणी के चट्टानी खंड पाए जाते हैं? धारवाड़ श्रेणी के। धारवाड़ चट्टानों के खंडों में मुख्य रूप से कौन सी 2 रूपांतरित शैली मिलती है? फाइलाइट एवं अभ्रक सिल्ट। छोटा नागपुर पठार का संरचनात्मक आधार मुख्य रूप से किस प्रकार के अंतर्भेदी द्वारा निर्मित है? ग्रेनाइट के बैथोलिथ अंतर्भेदी द्वारा। ये बैथोलिथ अंतर्भेदी मुख्य रूप से कहाँ धसे हुए हैं? झारखंड संस्तरों में। ग्रेनाइट के ये बैथोलिथ अंतर्भेदी मुख्य रूप से कहाँ धसे हुए? झारखंड संस्तरों में। बैथोलिथ संरचनाओं का अत्यधिक कार्य आंतरण किसके कारण हुआ है? पर्वत हलचलों के कारण। बैथोलिथ संरचनाओं का अत्यधिक कार्यांतरण किसके कारण हुआ है? पर्वत हलचलों के कारण। छोटा नागपुर के किस भाग में आर पार संप्रायित प्राचीन बलित पर्वत के संकेत मिलते हैं? उत्तरी सिंहभूमि में। छोटा नागपुर के किस भाग में आर पार संप्रायित प्राचीन बलित पर्वत के संकेत मिलते हैं? उत्तरी सिंहभूमि में। उत्तरी सिंहभूमि की इस प्राचीन बलित श्रेणी के केंद्रीय अक्ष पर कौन सा प्रसिद्ध औद्योगिक शहर स्थित है? जमशेदपुर। छोटा नागपुर पठार की भूवैज्ञानिक रीढ़ या आधारभूत मूल संरचना क्या है? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और बैथोलिथ अंतर्भेदी। छोटा नागपुर पठार की भूवैज्ञानिक रीढ़ या आधारभूत मूल संरचना क्या है? आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और बैथोलिथ अंतर्भेदी। अभ्रक शिस्ट की बहुलता। अभ्रक शिस्ट की बहुलता का कारण छोटा नागपुर का कौन सा संस्तर खनिज रूप से विशिष्ट है? झारखंड के धारवाड़ खंड, जैसे गिरिडीह, हजारीबाग बेल्ट। छोटा नागपुर पठार पर पाए जाने वाले बैथोलिथ किस प्रकार की चट्टानी प्रक्रिया को दर्शाता है? प्लूटोनी के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान को। जमशेदपुर के समीप स्थित प्राचीन बलित पर्वत श्रेणी का वर्तमान स्वरूप कैसा हो चुका है? संप्रायित, कटा छटा और लगभग समतल। पुरुलिया जिला भौगोलिक रूप से छोटा नागपुर पठार के किस ढाल या दिशा को प्रदर्शित करता है? पूर्वी सीमांत भाग को। छोटा नागपुर पठार का वह कौन सा जिला है? छोटा नागपुर पठार का वह कौन सा जिला है जो बघेलखंड पठार की पूर्वी सीमा के संस्तर से निकटता रखता है? पलामू। सिंहभूमि जनपद को पठार के किस भू आकृतिक उपभाग में रेखांकित किया गया है? सिंहभूमि जनपद को पठार के किस भू आकृतिक उपभाग में रेखांकित किया गया? दक्षिण पूर्वी बलित अक्षीय भाग में। दक्षिणी पूर्वी बलित अक्षीय भाग में। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टानें आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है भाई? फाइलाइट और अभ्रकशिष्ट जैसी धात्विक व मूल्यवान खनिज संरचनाओं के कारण। पर्वत हलचलों का इस पठार की चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ा है? इनका अत्यधिक कायांतरण हो गया है। रांची और हजारीबाग के पठारी धरातल का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों से हुआ है? रांची और हजारीबाग के पठारी धरातल का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों से हुआ? आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट से। क्या छोटा नागपुर पठार एक पूर्णतः समतल मैदान है? नहीं, यह एक अत्यधिक कायांतरित, विच्छेदित और पठारी उच्च भूमि है जिसमें समप्राय मैदान का लक्ष्य है। क्या छोटा नागपुर पठार एक पूर्णतः समतल मैदान है? नहीं, यह एक अत्यधिक कायांतरित, विच्छेदित और पठारी उच्च भूमि है जिसमें समप्राय मैदानों के लक्षण है। पाठ के अनुसार छोटा नागपुर पठार का कुल आकार और ढांचा किस प्रकार के भूवैज्ञानिक इतिहास को प्रमाणित करता है? अत्यंत प्राचीन, आर्कियन एवं धारवाड़ कालीन और अत्यधिक विवर्तनिक अपरदनात्मक इतिहास को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी छोटा नागपुर पठार।
छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र। पाट मस्ट नाउ तथ्य। पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र पठार के किस भाग में स्थित है? मध्य पश्चिम भाग में। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई किस दिशा में घटती है? पूरब की ओर। यह पठार पूर्व में किस मैदान में विलीन होती है? निचले मैदान में। खड़े कगारों पर जलप्रपात बनाने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? बराकर और दामोदर। बराकर और दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी किन संरचनाओं पर प्रपात बनाती है? खड़े कगारों पर। पठार के दक्षिणी ढालों पर अपवाह बेसिन बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? उत्तरी और दक्षिणी कोयल। पठार के दक्षिणी ढालों पर अपवाह बेसिन बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? ऊपरी और दक्षिणी कोयल। हजारीबाग और रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 600 मीटर। हजारीबाग और रांची पठार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 600 मीटर। रांची और हजारीबाग पठार को अलग करने वाली संरचना क्या है? दामोदर ट्रफ। दामोदर ट्रफ भूवैज्ञानिक रूप से क्या है? परमो ट्राइएसिक काल का भ्रंश है। दामोदर भ्रंश का निर्माण किस काल में हुआ था? परमो ट्राइएसिक काल में। छोटा नागपुर का नदी प्रवाह प्रतिरूप कैसा है? बहुदिशीय। उत्तरी भाग में निकलकर दक्षिणी बिहार मैदान में जाने वाली नदियाँ कौन सी है? पुनपुन, फल्गु, सखी और किऊल। पुनपुन, फल्गु, सखी और किऊल। अजय और मोर नदियाँ किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है? राजमहल पहाड़ियों से। राजमहल पहाड़ियों की नदियाँ किस प्रकार की वाहिकाओं में बहती है? समानांतर वाहिकाओं में। भू आकृतिक आधार पर छोटा नागपुर के कितने मुख्य भाग हैं? 2। उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर। पलामू उच्च भूमि। अजय और मोर नदियाँ किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है? अजय और मोर नदियाँ किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से। राजमहल पहाड़ियों की नदियाँ किस प्रकार की वाहिकाओं में बहती है? समानांतर वाहिकाओं में। भू आकृतिक आधार पर छोटा नागपुर के कितने मुख्य भाग हैं? 2। उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर। पलामू उच्च भूमि किस पठारी भाग के अंतर्गत आती है? उत्तरी छोटा नागपुर पठारी। संथाल परगना उच्च भूमि किस प्रभाग का हिस्सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। संथाल परगना उच्च भूमि किस प्रभाग का हिस्सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। हिंसभूम का खनिज क्षेत्र किस प्रभाग में वर्गीकृत है? दक्षिणी छोटा नागपुर। हिंसभूम का खनिज क्षेत्र किस प्रभाग में वर्गीकृत है? दक्षिणी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर। छोटा नागपुर पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर। छोटा नागपुर पठार के ढाल की मुख्य विशेषता क्या है? कगारों से निर्मित सोपान। फल्गु नदी पठार के किस भाग में निकलती है? उत्तरी भाग में। फल्गु नदी पठार के किस भाग से निकलती है? उत्तरी भाग से। रांची पठार किस भू आकृतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर का। रांची पठार किस भू आकृतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर का। नेक्स्ट टॉपिक, मेघालय पठार या शिलांग पठार। मेघालय मिकिर उच्च भूमि में शामिल प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। मेघालय का पठार भारतीय महाप्रायद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? मेघालय का पठार भारतीय प्रायद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? मालदा अंतराल द्वारा। मेघालय पठार की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? धनसिरी नदी। मेघालय पठार की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? धनसिरी नदी। मेघालय पठार की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? सिंगामारी नदी। मेघालय पठार की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? सिंगामार नदी। पुस्तक के अनुसार मेघालय पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,50,291। 35,291। 3 लाख में पुस्तक के अनुसार, मतलब इस बुक में मेघालय पठार का कुल क्षेत्रफल 35,291 वर्ग किलोमीटर। मेघालय पठार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 400 किलोमीटर से 40 किलोमीटर। समुद्र तल से मेघालय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? मेघालय पठार की ऊंचाई 610 से 1830 मीटर के बीच। मेघालय पठार किस प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा है? गोंडवाना का। मेघालय पठार में संप्रायिकरण का प्रमाण किस काल में मिलता है? प्रीकैम्ब्रियन काल में। मेघालय पठार को केंद्रीय भाग मुख्यतः किन चट्टानों से बना हुआ है? प्रीकैम्ब्रियन, ग्रेनाइट, नाइस और ग्रेनुलाइट। मेघालय पठार का केंद्रीय भाग मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? प्रीकैम्ब्रियन, ग्रेनाइट, नाइस और ग्रेनुलाइट। पठार के पश्चिम और दक्षिण किनारों पर कौन सी शिलाएं हैं? पठार के पश्चिम और दक्षिण किनारों पर कौन सी शिलाएं? पूर्वी टर्सरी और टर्सरी कालीन। मेघालय का वास्तविक पठार किन पहाड़ियों के रूप में है? खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ। मेघालय का वास्तविक पठार किन पहाड़ियों के रूप में? खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ। खासी और जयंतिया पहाड़ियों का क्षेत्र कैसी स्थलाकृति दिखाता है? जीर्ण स्थलाकृतियाँ। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ का क्षेत्र कैसी स्थलाकृति दिखाता है? जीर्ण स्थलाकृति। खासी और जयंतिया वास्तविक पठार का क्षेत्रफल
कितना है? 14,375 वर्ग किलोमीटर। खासी और जयंतिया वास्तविक पठार का क्षेत्रफल कितना है? 14,375 वर्ग किलोमीटर। पूरे मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? शिलांग शिखर। पूरे मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? शिलांग शिखर। शिलांग शिखर की कुल ऊंचाई कितनी मीटर है? 1916 मीटर। शिलांग पठार, शिलांग शिखर की कुल ऊंचाई कितनी मीटर है? 1961 मीटर। मेघालय पठार का तीव्र ढाल वाला दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेघालय पठार का तीव्र ढाल वाला दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? वार कंट्री। मेघालय पठार का तीव्र ढाल वाला दक्षिणी भाग, मेघालय पठार का तीव्र ढाल वाला दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? वार कंट्री। खासी पहाड़ियों की तुलना में कहाँ अधिक सपाट क्षेत्र है? जयंतिया पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियों की तुलना में कहाँ अधिक सपाट क्षेत्र है? जयंतिया पहाड़ियों में। मध्यवर्ती और पूर्वी मेघालय की नदियाँ दक्षिण में कहाँ बहती है? सिलहट मैदान की तरफ। मध्यवर्ती और पूर्वी मेघालय की नदियाँ दक्षिण में कहाँ बहती है? सिलहट मैदान की तरफ। मेघालय पठार की नदियाँ उत्तर में किस ओर बहती है? ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ। मेघालय पठार के उत्तरी भाग में 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? रंगी, डिगारू और उमियम मेघालय पठार के उत्तरी भाग की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिण भाग से सिलहट मैदान की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? दक्षिणी भाग से सिलहट मैदान की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ किंटयांग, मापवा, उमिब, उमियन, मिनगाट और मिंटडू, उमीब, उमियन, माबपा, किंटयांग। बहिर्वर्ती मिकिर पहाड़ियाँ किस पठार का बाहरी विस्तार है? मेघालय पठार का। बहिर्वर्ती मिकिर पहाड़ियाँ किस पठार का बाहरी विस्तार है? मेघालय पठार का। रेंगमा पहाड़ियाँ की स्थिति किस उच्च भूमि के तहत है? रेंगमा पहाड़ियों की स्थिति किस उच्च भूमि के तहत है? मेघालय मिकिर उच्च भूमि। रेंगमा पहाड़ियों की स्थिति किस उच्च भूमि के तहत है? मेघालय मिकिर उच्च भूमि। टर्शियरी चट्टानें मेघालय पठार के किस भाग में पाई जाती है? टर्शियरी चट्टानें मेघालय पठार के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी और दक्षिणी किनारों पर। टर्शियरी चट्टानें मेघालय पठार के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी और दक्षिणी किनारों पर। सपाट क्षितिज रेखा किस पठारी भाग की विशेषता है? मेघालय का मध्यवर्ती वास्तविक पठार का। उमियम नदी मेघालय पठार के किस भाग में बहती है? उत्तरी भाग में। उमियम नदी मेघालय पठार के किस भाग में बहती है? उत्तरी भाग में। मिंटडू नदी का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है? दक्षिणी दिशा की ओर। डिंगारू नदी उत्तर की ओर बहकर किस घाटी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी में। गारो पहाड़ियाँ मेघालय उच्च भूमि के किस भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में, सिंगामारी नदी के निकट पश्चिमी भाग में। गारो पहाड़ियाँ मेघालय उच्च भूमि के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। मिनगाट नदी का संबंध मेघालय के किस ढाल से है? दक्षिणी तीव्र ढाल से। मिनगाट नदी का संबंध मेघालय के किस ढाल से है? मिनगाट नदी का संबंध मेघालय के किस ढाल से है? दक्षिणी तीव्र ढाल से। संप्राईकरण के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ के हैं? प्रीकैम्ब्रियन काल के। संप्राईकरण के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ के हैं? प्रीकैम्ब्रियन काल के। दक्कन का पठार किस ज्यामितीय आकार का है? त्रिकोणीय ज्यामितीय आकार का। दक्कन पठार की उत्तर पश्चिम सीमा किन श्रेणियों की बनी है? सतपुड़ा और विंध्य की। दक्कन पठार का उत्तर पश्चिम सीमा किन की बनी है? सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी का। दक्कन पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? महादेव और मैकाल दोनों मौसे। उत्तर में दक्कन पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। दक्कन पठार के पश्चिम सीमा का निर्माण कौन करता है? पश्चिमी घाट। दक्कन पठार के पूर्वी सीमा का निर्माण पूर्वी घाट। किताब के अनुसार दक्कन पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्कन पठार का क्षेत्रफल। दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। दक्कन पठार की ऊंचाई दक्षिण में बढ़कर कितनी हो जाती है? दक्कन पठार की ऊंचाई दक्षिण भाग में बढ़कर कितनी हो जाती है? 1000 मीटर, 6000 से 1000 मीटर तक। दक्कन पठार की ऊंचाई उत्तर में घटकर कितनी हो जाती है? 500 मीटर। दक्षिण में बढ़कर 1000 और उत्तर में घटकर 500 मीटर।
दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि 500 मीटर उत्तर में और दक्षिण ज़्यादा ऊंचा है तो ऊंचा से नीचा की ओर बहेगा। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार के किस कोने पर है? उत्तर पश्चिम में। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर पश्चिम में, उत्तर एंड पश्चिम में है। मैकाल पहाड़ी दक्कन पठार की किस सीमा पर है? मैकाल पहाड़ी दक्कन पठार की किस सीमा पर स्थित है? उत्तरी सीमा पर। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार के सापेक्ष कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार के सापेक्ष कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में। महादेव पहाड़ियाँ दक्कन पठार की कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा बनाती हैं। कुछ तुलनात्मक प्रश्न हैं। दक्कन पठार और रांची पठार दक्कन पठार और रांची पठार की औसत ऊंचाई में क्या समानता है? दोनों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। पाट क्षेत्र और शिलांग शिखर में क्या भौगोलिक समानता? दोनों अपने अपने पठार के सर्वोच्च बिंदु हैं। पाट क्षेत्र और शिलांग शिखर। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होता है? गारो खासी फिर जयंतिया, गारो खासी फिर जयंतिया। पटल विरूपण प्रक्रिया का संबंध किस पठार से है? मेघालय पठार के निर्माण से। पटल विरूपण प्रक्रिया का संबंध किस पठार से? मेघालय पठार के निर्माण से। उन्मज्जन और निमज्जन की प्रक्रियाएं किस पठार के इतिहास से जुड़ी है? मेघालय पठार से। उन्मज्जन और निमज्जन की क्रियाएं किस पठार के इतिहास से जुड़ी है? मेघालय पठार से। सिलहट का मैदान मेघालय पठार के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। सिलहट का मैदान मेघालय पठार के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में। ब्रह्मपुत्र घाटी मेघालय पठार के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ब्रह्मपुत्र घाटी मेघालय पठार के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ब्रह्मपुत्र घाटी मेघालय पठार के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। पुनपुन और फल्गु नदियाँ किस मैदान की ओर बहती है? दक्षिण बिहार मैदान की ओर। पुनपुन और फल्गु नदियाँ किस मैदान की ओर बहती है? दक्षिण बिहार मैदान की ओर। पुनपुन और फल्गु नदियाँ किस मैदान की ओर बहती है? दक्षिणी बिहार मैदान की ओर। अजय और मोर नदियाँ किस मैदान की ओर प्रवाहित होती है? बंगाल मैदान की ओर। अजय और मोर नदियाँ किस मैदान की ओर प्रवाहित होती है? बंगाल मैदान की ओर। अजय और मोर नदियाँ किस मैदान की ओर प्रवाहित होती है? बंगाल मैदान की ओर। छोटा नागपुर पठार का ढाल कैसा है? सोपानदार। छोटा नागपुर पठार का ढाल कैसा है? सोपानदार। कौन सा पठार विंध्य सतपुड़ा पश्चिम और पूर्वी घाट से घिरा है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार विंध्य सतपुड़ा पश्चिम और पूर्वी घाट से घिरा है? नेक्स्ट टॉपिक विल बी महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र पठार के अंतर्गत किस तटीय क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? कोंकण तट को। कोंकण और सह्याद्री के अलावा पूरा महाराष्ट्र किस पहाड़ का हिस्सा है? महाराष्ट्र के पठार का। महाराष्ट्र पठार के अधिकांश भाग पर कौन सी चट्टानें मिलती है? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें। वर्धा गंगा बेसिन में मुख्य रूप से कौन सी प्राचीन शिलाएं मिलती है? आर्कियन सिस्टावनाइस। वर्धा वेनगंगा बेसिन के चारों ओर बेसाल्ट के अलावा कौन से शैल समूह है? धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। वर्धा वेनगंगा बेसिन के चारों ओर बेसाल्ट के अलावा कौन से शैल समूह है? धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। महाराष्ट्र के किस पूर्वी बेसिन में बेसाल्ट का अभाव है और आर्कियन चट्टानें हैं? वर्धा वेनगंगा बेसिन। महाराष्ट्र के किस पूर्वी बेसिन में बेसाल्ट का अभाव है और आर्कियन चट्टानें हैं? वर्धा वेनगंगा बेसिन। महाराष्ट्र पठार के मध्य और पश्चिमी भाग का मुख्य आधार क्या है? बेसाल्ट चट्टानें। महाराष्ट्र पठार के मध्य और पश्चिमी भाग का मुख्य आधार क्या है? बेसाल्ट चट्टानें। महाराष्ट्र पठार के मध्य और पश्चिमी भाग का मुख्य आधार क्या है? बेसाल्ट चट्टानें। आदि नूतन काल में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर क्या निर्मित हुआ? 100 मीटर का भ्रंश। आदि नूतन काल में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर क्या निर्मित हुआ था? 1000 मीटर का भ्रंश। आदि नूतन काल के भ्रंश के कारण किसका विकास हुआ? सागर की वर्तमान तटरेखा का। महाराष्ट्र पठार का पश्चिमी किनारा जो मूल पठार का अपशिष्ट है क्या कहलाता है? सह्याद्री। महाराष्ट्र पठार का पश्चिमी किनारा जो मूल पठार का अपशिष्ट है क्या कहलाता है? सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत का ऊपरी भाग मुख्य रूप से किस मिट्टी से ढका है? लेटराइट, लाल मिट्टी। सह्याद्री पर्वत का ऊपरी भाग मुख्य रूप से किस मिट्टी से ढका है? लेटराइट, लाल मिट्टी से। महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित 200 से 300 मीटर ऊंची घाटी कौन सी है? तापी बेसिन। महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित 200 से 300 मीटर ऊंची घाटी कौन सी है? तापी बेसिन। तापी बेसिन किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? असममित घाटी का। तापी बेसिन किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? असममित घाटी का। तापी बेसिन का ढाल उत्तर की ओर किस पहाड़ी की तरफ तीव्र है? तापी बेसिन का ढाल उत्तर की ओर किस पहाड़ी की तरफ तीव्र है? सतपुड़ा पहाड़ी की तरफ। भू आकृतिक आधार पर महाराष्ट्र पठार को कितनी लघु इकाइयों में बांटा गया है?
5 लघु इकाइयों में। भू आकृतिक आधार पर महाराष्ट्र पठार को कितनी लघु इकाइयों में बांटा गया है? 5 लघु इकाइयों में। महाराष्ट्र पठार की 5 लघु इकाइयाँ कौन सी हैं? अजंता, गोदावरी घाटी, अहमदनगर बालाघाट, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि। महाराष्ट्र पठार की 5 लघु इकाइयाँ कौन सी हैं? अजंता, गोदावरी घाटी, अजंता, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाघाट, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि आदि। महाराष्ट्र पठार की प्रमुख नदियों का सामान्य बहाव किस दिशा में है? पूर्व से पश्चिम की ओर। महाराष्ट्र पठार की प्रमुख नदियों का सामान्य बहाव किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर। महाराष्ट्र पठार की प्रमुख नदियों का सामान्य बहाव किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नदियों के तीव्र कटाव ने महाराष्ट्र पठार को किस रूप में बदल दिया? कई छोटे छोटे पठारों में। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से महाराष्ट्र पठार पर कौन सी मिट्टी बनी है? रेगुर काली मिट्टी। तापी बेसिन का ढाल किस दिशा में मंद है? दक्षिणी दिशा में। तापी बेसिन का ढाल किस दिशा में मंद है? दक्षिणी दिशा में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कर्नाटक का पठार या मैसूर पठार। कर्नाटक के पठार को मैसूर का पठार भी बोलते हैं। कर्नाटक पठार का स्थानीय स्तर पर दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? मैसूर का पठार। कर्नाटक का पठार बोलो या फिर मैसूर का पठार बोलो। कर्नाटक पठार का विस्तार कर्नाटक के अलावा केरल के किस प्रमुख जनपद में है? केरल के जिस जनपद में है उसका नाम वायनाड, कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड। कुन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड में। कर्नाटक पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? कर्नाटक पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,83,340 वर्ग किलोमीटर। 1,83,340 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक पठार के कितने प्रतिशत भाग पर आर्कियन शैली का विस्तार है? 75% भाग पर। कर्नाटक पठार के कितने प्रतिशत भाग पर आर्कियन शैलों का विस्तार है? 75%। कर्नाटक पठार पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार कहाँ तक है? धरातल से लेकर अंधा स्तर तक। कर्नाटक पठार का आर्कियन चट्टानों का विस्तार कहाँ तक है? धरातल से लेकर अधा स्तर तक। कर्नाटक के धारवाड़, गदड़ और बेल्लारी जनपदों में किस क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम के। कर्नाटक के धारवाड़, गदग और बेल्लारी जनपदों में किस क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौह, मैग्नीज, तांबा, सीसा और सोन। प्रसिद्ध कोलार सोन की खान किस पठार और शैल क्रम का हिस्सा है? कर्नाटक पठार का धारवाड़ शैल का। कर्नाटक का पठार का उत्तरी भाग का दक्कन ट्रैप के किस विशिष्ट लावा से ढका है? ओजाइट बेसाल्ट लावा। ओजाइट बेसाल्ट। कर्नाटक पठार क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर। कर्नाटक पठार क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 600 से 900 मीटर। कर्नाटक पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? मुलानगिरी 923 मीटर। मुलानगिरी 923 मीटर। कर्नाटक पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कर्नाटक पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? मुलानगिरी 1923 मीटर। बाबा बुदन पहाड़ियों में मुलानगिरी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कुद्रेमुख 1892 मीटर। कुद्रेमुख 1892 मीटर। बाबा बुदन पहाड़ियों में मुलानगिरी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कुद्रेमुख 1892 मीटर। कर्नाटक पठार को अध्ययन के लिए किन 3 उपभागों में बांटा गया है? मलनैड, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। मलनैड, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। कर्नाटक पठार का पहाड़ी और वनाच्छादित पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मलनौड। कर्नाटक पठार का पहाड़ी और वनाच्छादित पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मलनौड। कर्नाटक पठार का पहाड़ी और वनाच्छादित पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मलनैड। मुलानगिरी और कुद्रेमुख चोटियाँ किस पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत आती है? बाबा बुदन पहाड़ी। मुलानगिरी और कुद्रेमुख चोटियाँ किस पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत आती है? बाबा बुदन पहाड़ियाँ। भूमिकीय दृष्टि से कर्नाटक पठार किस प्रकार का क्षेत्र प्रस्तुत करता है? एक जटिल क्षेत्र। कर्नाटक पठार के धारवाड़ क्रम में किस प्रकार की रूपांतरित शिलाएं मिलती हैं? फाइलाइट, सिल्ट एवं सेल्ट। कर्नाटक पठार के धारवाड़ क्रम में किस प्रकार की रूपांतरित शिलाएं मिलती हैं? फाइलाइट, सिल्ट एवं स्लेट। मैसूर पठार का दक्षिणी विस्तार केरल के किस क्षेत्र तक है? मैसूर पठार का दक्षिणी विस्तार केरल के किस क्षेत्र तक है? वायनाड पठार तक। उत्तरी कर्नाटक को ढकने वाली लावा संरचना क्या कहलाती है? दक्कन ट्रैप। उत्तरी कर्नाटक को ढकने वाली लावा संरचना क्या कहलाती है? दक्कन ट्रैप। बाबा बुदन पहाड़ियों का मुख्य आर्थिक महत्व क्या है? लौह अयस्क और कॉफी उत्पादन। बाबा बुदन पहाड़ियों का मुख्य आर्थिक महत्व क्या है? लौह अयस्क और कॉफी उत्पादन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी तेलंगाना पठार। तेलंगाना या आंध्र पठार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? 2,04,000
4,832 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना या आंध्र पठार तेलंगाना या आंध्र पठार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2,04,882 वर्ग किलोमीटर में। तेलंगाना पठार की उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? 810 किलोमीटर। तेलंगाना पठार की उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? 810 किलोमीटर। तेलंगाना पठार की पूर्वी पश्चिम कुल चौड़ाई कितनी है? 535 किलोमीटर। भूमिकीय दृष्टि से तेलंगाना पठार किस पठार का मैदान क्षेत्र है? संप्रदाय क्षेत्र का। तेलंगाना पठार की आधारभूत संरचना किस भूगर्भीय काल के नाइस से बनी है? प्री कैम्ब्रियन काल। तेलंगाना के अनंतपुर जनपद में किस प्राचीन क्रम की शैलों का जमाव है? धारवाड़ क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तेलंगाना पठार की आधारभूत संरचना किस भूगर्भीय काल के नाइस से बनी है? प्री कैम्ब्रियन काल के। तेलंगाना के अनंतपुर जनपद में किस प्राचीन क्रम की शैलों के जमाव है? धारवाड़ क्रम के शैलों का। नेक्स्ट टॉपिक है कुड़प्पा, कर्नूल और गुंटूर जनपदों में मुख्य रूप से कौन सी शिलाएं मिलती है? कुड़प्पा शिलाएं। तेलंगाना की गोदावरी बेसिन बामन गोदावरी में कौन सी शिलाएं पाई जाती है? गोंडवाना शिलाएं। तेलंगाना की गोदावरी बेसिन बामन गोदावरी में कौन सी शिलाएं पाई जाती है? गोंडवाना शिलाएं। गोदावरी बेसिन की गोंडवाना चट्टानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। गोदावरी बेसिन की गोंडवाना चट्टानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। तेलंगाना पठार का उत्तरी और पश्चिमी पश्चिमी भाग किससे ढका हुआ है? ट्रैपीय लावा से। आंध्र या तेलंगाना प्रदेश को किन दो लघु भू आकृतिक इकाइयों में बांटा गया है? तेलंगाना और रायलसीमा उच्च भूमि। आंध्र और तेलंगाना प्रदेश को किन दो लघु भू आकृतिक इकाइयों में बांटा गया है? तेलंगाना और रायलसीमा उच्च भूमि। तेलंगाना के संप्राय मैदानों की पेटी का विकास किस शिला के ऊपर हुआ है? नाइस शिलाओं पर। तेलंगाना के संप्राय मैदानों की पेटी का विकास किस शिला के ऊपर हुआ है? नाइस शिलाओं पर। तेलंगाना के मैदानी भागों की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 600 मीटर। तेलंगाना के मैदानी भागों की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 600 मीटर। तेलंगाना के मैदानों का सामान्य ढाल किस दिशा की ओर है? पूर्व की ओर। तेलंगाना के मैदान का सामान्य ढाल किस दिशा की ओर है? पूर्व की ओर। तेलंगाना पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी नदी घाटी? तेलंगाना पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी नदी घाटी इसकी संरचना को विशिष्ट बनाती है? गोदावरी नदी घाटी। किस महानगर के चारों ओर फैले होने के कारण वहाँ का पठार प्रभावशाली दिखता है? हैदराबाद पठार। किस महानगर के चारों ओर फैले होने के कारण वहाँ का पठार प्रभावशाली दिखता है? हैदराबाद पठार पर प्राचीन ज्वालामुखी क्रिया के प्रभाव स्वरूप क्या मिलता है? लैटेराइट और लावा जमाव। हैदराबाद पठार पर प्राचीन ज्वालामुखी क्रिया के प्रभाव स्वरूप क्या मिलता है? लैटेराइट और लावा जमाव। रायलसीमा उच्च भूमि तेलंगाना पठार के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। रायलसीमा उच्च भूमि तेलंगाना पठार के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। प्री कैम्ब्रियन कालीन नाइस चट्टानें किस पठार की भूगर्भीय नींव है? तेलंगाना पठार की। प्री कैम्ब्रियन कालीन नाइस चट्टानें किस प्रकार की भूगर्भीय नींव है? तेलंगाना पठार की किस जिले में धारवाड़ और कुड़प्पा दोनों शैलों का वितरण है? अनंतपुर का। तेलंगाना पठार के किस जिले में धारवाड़ और कुड़प्पा दोनों शैलों का विवरण है? तेलंगाना पठार के किस जिले में धारवाड़ और कुड़प्पा दोनों शैलों का वितरण है? अनंतपुर। छत्तीसगढ़ का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र वास्तविक मैदान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र वास्तविक मैदान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र वास्तविक मैदान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान किस नदी के ऊपर बेसिन में स्थित है? ऊपरी महानदी बेसिन में। महानदी की ऊपरी घाटी या बेसिन का भौगोलिक आकार कैसा है? तस्तरी के आकार का। छत्तीसगढ़ का मैदान किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? छत्तीसगढ़ का मैदान किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? मैकाला रेंज और ओडिशा पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश का शासन था? हाय वंश छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश का शासन था? हाय वंश राजपूत। किस राजाओं के 36 किलों के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा?
हाय हाय बंसी राजपूतों के, हाय हाय बंसी राजपूतों। किस राजाओं के 36 किलों के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा? हाय हाय बंसी राजपूतों के। छत्तीसगढ़ मैदान की मुख्य जीवन रेखा कौन सी नदी है? महानदी। मैकाला रेंज छत्तीसगढ़ के मैदान की किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में मैकाला रेंज छत्तीसगढ़ के मैदान की किस दिशा में स्थित है? पश्चिमी दिशा में। ओडिशा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ बेसिन को किस ओर से घेरती है? ओडिशा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ बेसिन को किस ओर से घेरती है? दक्षिणी और पूर्व से। तस्तरी नुमा आकार के कारण छत्तीसगढ़ का मैदान भारत के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती, धान के कटोरा जिसे बोलते हैं। तस्तरी नुमा आकार के कारण छत्तीसगढ़ का मैदान भारत में किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती, धान का कटोरा जिसे बोलते हैं। कुछ तुलनात्मक प्रश्न। बेसाल्ट और आर्कियन नाइस में कौन सा चट्टान ज्वालामुखी लावा बनाती है? बेसाल्ट। भारत की सबसे प्रमुख धात्विक खनिज संपन्न चट्टानें कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी प्रमुख नदी ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती नदी। कर्नाटक पठार और तेलंगाना पठार में कौन में से किसकी औसत ऊंचाई अधिक है? कर्नाटक पठार 600 से 900 किलोमीटर। नाइस चट्टानों पर बने संप्राय मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा? तेलंगाना पठार। सतपुड़ा और सह्याद्री के बीच स्थित भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। सतपुड़ा और सह्याद्री के बीच स्थित भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। नदियों के पूर्व की ओर बहाव से यह सिद्ध होता है कि प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव किस ओर है? पूर्व की ओर। गोदावरी नदी घाटी किन दो बड़े पठारी क्षेत्रों को प्रभावित करती है? महाराष्ट्र और तेलंगाना पठार। गोदावरी नदी घाटी किन दो बड़े पठारी क्षेत्रों को प्रभावित करती है? महाराष्ट्र और तेलंगाना पठार। सह्याद्री के उच्च शिखरों पर तीव्र अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनी है? लेटेराइट मिट्टी। सह्याद्री के उच्च शिखरों पर तीव्र अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनी है? लेटेराइट मिट्टी। दक्कन ट्रैप का लावा विस्तार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में केंद्रित है? पश्चिमी और मध्य प्रायद्वीपीय पठार। दक्कन ट्रैप का लावा विस्तार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में केंद्रित है? पश्चिमी और मध्य प्रायद्वीपीय पठार, महाराष्ट्र। दक्कन ट्रैप का लावा विस्तार मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में केंद्रित है? पश्चिमी और मध्य प्रायद्वीपीय पठार। टॉपिक विल बी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है? अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। अरावली श्रेणी की शुरुआत गुजरात में किस स्थान से होती है? पालनपुर से। अरावली पर्वतमाला की कुल ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर की है? लगभग 800 किलोमीटर की है। दिल्ली के निकट अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पहाड़ियाँ या रायसीना की पहाड़ियाँ। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली की किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी, जो अरावली का हिस्सा है। लुटियंस दिल्ली की अभिकल्पना अरावली के किस प्रधान क्षेत्र में की गई है? रायसीना पहाड़ी क्षेत्र में। अरावली श्रेणी मुख्य रूप से किस भू-वैज्ञानिक युग की चट्टानों से निर्मित है? पूरा कैम्ब्रियन युग का समय काल लगभग कितना वर्ष पूर्व माना जाता है? 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किन चट्टानों से बनी है? क्वाटाजाई, नीस और शिष्ट से। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर की समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर अरावली के किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? आबू की पहाड़ी, माउंट आबू के। वर्तमान में अरावली पर्वत को किस प्रकार के पर्वत के नाम से जाना जाता? अपशिष्ट पर्वत के नाम से। अपने निर्माण काल, उत्पत्ति के समय अरावली किस प्रकार का पर्वत था? एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रृंखला। प्राचीन काल में अरावली मोड़दार पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता था? हिमालय से लेकर लक्षद्वीप तक। दीर्घकाल तक निरंतर किस प्रक्रिया के कारण अरावली आज विशिष्ट पहाड़ी के रूप में बची है? अत्यधिक अपरदन और विक्षेपण के कारण। उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में स्थित अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? जरगा पहाड़ी, 1431 मीटर ऊंचा है। मारवाड़ की पहाड़ियों को अरावली के किस क्षेत्र के निकट देखा जाता है? टोड़गढ़ के निकट। मारवाड़ की पहाड़ियों को अरावली के किस क्षेत्र के निकट देखा जाता है? टोड़गढ़ के निकट। अलवर के निकट स्थित अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? हर्षनाथ पहाड़ियाँ। अलवर के निकट स्थित अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। दिल्ली में अरावली के अंतिम उत्तर पूर्व छोर को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली रिज। दिल्ली में अरावली के अंतिम उत्तर पूर्वी छोर को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली रिज के नाम से।
अरावली पर्वतमाला भारत की दो प्रमुख नदी प्रणालियों के बीच किसका कार्य करती है? महान जल विभाजक का, महान वाटर डिवाइडेड का। अरावली के पश्चिम से निकलने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर तंत्र का हिस्सा है? माही और लूनी नदी। माही और लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी है। भारत की कौन सी प्रसिद्ध नदी मरुस्थल में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और अरावली में निकलती है? लूनी नदी। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी? बनास नदी। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी आगे चलकर किस बड़ी नदी की सहायक नदी बनती है? चंबल नदी की। चंबल नदी तंत्र अंततः किस अपवाह तंत्र का हिस्सा बनता है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। यमुना के माध्यम से गंगा नदी अपवाह तंत्र बनता है। अरावली के पूर्व में स्थित मैदान। अरावली के पूर्व में स्थित मैदानों के अंतर्गत कौन से बेसिन या मैदान सम्मिलित है? चंबल बेसिन, बनास का मैदान, माही का मैदान या छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, माही का मैदान, बनास का मैदान, चंबल बेसिन। अरावली के पूर्व में स्थित मैदान के अंतर्गत कौन से बेसिन या मैदान आता है? एक बेसिन आता है चंबल बेसिन और मैदान तीन है, बनास, माही और छप्पन मैदान। राजस्थान का छप्पन का मैदान मुख्य रूप से किस नदी बेसिन से संबंधित है? माही नदी बेसिन से। माही नदी बेसिन से। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक किसे माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को। अरावली की ढालों पर मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति या कृषि देखी जाती है? शुष्क कटीले वन और मक्का की खेती। शुष्क कटीले वन और मक्का की खेती। शुष्क कटीले वन और मक्का की खेती। माउंट आबू पर्वतीय स्थल। माउंट आबू पर्वतीय स्थल जो अरावली में है किस प्रसिद्ध धर्म के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू पर्वतीय स्थल जो अरावली में है किस प्रसिद्ध धर्म के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। अरावली श्रेणी राजस्थान को कितने असमान भौगोलिक भागों में विभाजित करती है? अरावली श्रेणी राजस्थान को कितने असमान भौगोलिक भागों में विभाजित करती है? दो भागों में, उत्तर पश्चिम मरुस्थल और दक्षिण पूर्वी पठारी भागों का मैदान। अरावली श्रेणी राजस्थान को कितने असमान भौगोलिक भागों में विभाजित करता है? दो भागों में, एक उत्तर पश्चिम मरुस्थल और दक्षिण पूर्वी पठारी मैदानी भाग में। थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने में कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य भूमिका निभाती है? अरावली पर्वतमाला। अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला यह संकीर्ण भाग राजस्थान के किस जिले के आसपास पाया जाता है? अजमेर के आसपास, मध्य अरावली जिसे बोलते हैं। जरगा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी दर्ज की गई है? 1431 मीटर। जरगा पहाड़ी की ऊंचाई 1431 मीटर। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अरावली के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, सीकर अलवर क्षेत्र में। राजस्थान के सीकर और अलवर क्षेत्र में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अरावली है। बनास नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण है? बनास नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है? अनुवर्ती या अरावली को पार करने वाली प्रति अनुवर्ती प्रणाली का। अरावली क्षेत्र किस प्रकार के खनिजों के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? धात्विक खनिजों जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, संगमरमर। अरावली क्षेत्र किस प्रकार के खनिजों के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? अरावली क्षेत्र किस प्रकार के खनिजों के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, संगमरमर। भारत की प्रसिद्ध खेतड़ी तांबा खदानें किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? अरावली श्रेणी के अंतर्गत। भारत की प्रसिद्ध खेतड़ी तांबा खदानें किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? अरावली श्रेणी। दिल्ली का प्रसिद्ध मजनू का टीला या उत्तरी रिज किस पर्वत का भाग है? अरावली का। दिल्ली का प्रसिद्ध मजनू का टीला या उत्तरी रिज किस पर्वत का भाग है? अरावली का। अरावली के दक्षिण पश्चिम छोर पर कौन सा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? माउंट आबू। अरावली के दक्षिण पश्चिम छोर पर कौन सा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? माउंट आबू। अरावली श्रेणी के कारण पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने के मुख्य मौसमी वैज्ञानिक कारण क्या है? यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समांतर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? अरावली। भू आकृतिक विज्ञान के अनुसार रिज क्या है? इसका उदाहरण दिल्ली रिज है। एक संकीर्ण हिस्सा है, ऊंचा और लंबी पठारी पट्टी है। नेक्स्ट टॉपिक, विंध्य पर्वतमाला जो कैमूर रेंज एवं भांडेर पहाड़ियाँ। विंध्य पर्वतमाला, कैमूर रेंज एवं भांडेर पहाड़ियाँ। विंध्य पर्वतमाला मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक संरचना के दक्षिण में स्थित है? मालवा के पठार के दक्षिण सिरे पर। विंध्य श्रेणी की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व लगभग कितनी है? विंध्य श्रेणी की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1050 किलोमीटर का है। विंध्य श्रेणी की कुल लंबाई लगभग पश्चिम से पूर्व की और 1050 किलोमीटर की है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से अलग करने वाली मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? विंध्य पर्वतमाला।
विंध्य श्रेणी का पूर्व की ओर विस्तार किन उप श्रेणियों या पहाड़ियों के रूप में है? विंध्य श्रेणी का पूर्व की ओर विस्तार किन उप श्रेणियों या पहाड़ियों के रूप में? कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। कैमूर श्रेणी किस प्रसिद्ध नदी के अपवाह तंत्र के लिए उत्तर पश्चिम सीमा निर्धारित करते हैं? सोन नदी के लिए। कैमूर श्रेणी के कारण सोन नदी पटना के समीप किस नदी में जाकर मिलती है? गंगा नदी में। गंगा नदी और सोन नदी के बीच महत्वपूर्ण जल विभाजक का निर्माण कौन पहाड़ी करता है? कैमूर श्रेणी। विंध्य श्रेणी के पूर्व में कौन सा प्रसिद्ध पठार फैला हुआ है? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। विंध्य श्रेणी के ठीक दक्षिण में कौन सी संकीर्ण और प्रसिद्ध नदी घाटी है? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा घाटी का निर्माण किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया या हलचल के द्वारा हुआ है? अधोभ्रंशन या रिफ्ट घाटी का निर्माण। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट किस प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण करते हैं? धुआंधार जलप्रपात किस प्रकार की चट्टानों से होकर गुजरता है जिससे इसकी सुंदरता बढ़ती है? संगमरमर की चट्टानें। नर्मदा नदी विंध्य श्रेणी के दक्षिण से बहते हुए किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से पश्चिम की दिशा की ओर। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार के किस क्षेत्रीय जिले में विस्तृत है जो विपेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? रोहतास और कैमूर जिला बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार के किस क्षेत्र या जिले में विस्तृत है? रोहतास और कैमूर जिला जो बिहार के दक्षिणी पश्चिम भाग में इधर है। दक्षिणी पश्चिम भाग में इस साइड है रोहतास और कैमूर। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम भाग कैमूर और रोहतास में। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस भाग में पाई जाती है? कैमूर और रोहतास में दक्षिण पश्चिम भाग में। विंध्यन चट्टानें किस प्रकार के औद्योगिक कच्चे माल के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलामाइट। बिहार के रोहतास में स्थित सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से किस पहाड़ी के कच्चे माल पर निर्भर है? कैमूर की पहाड़ी, चूना पत्थर। सांची का स्तूप और दिल्ली की लाल किला बनाने में किस श्रेणी के बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ? विंध्यन श्रेणी के लाल बलुआ पत्थर का। विंध्य पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? यह मुख्य रूप से एक खंड या ब्लॉक पर्वतमाला है। विंध्य पर्वतमाला एक ब्लॉक या खंड पर्वतमाला है तरह व्यवहार करता है जिसके दक्षिणी ढाल भ्रंश कगार पर है। भांडेर पठार या श्रेणी विंध्य के किस राज्य में मुख्य रूप से विस्तृत है? मध्य प्रदेश। भांडेर पठार या श्रेणी विंध्य के किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? मध्य प्रदेश में। भंडार है किसका? भांडेर पठार का। सोन नदी विंध्य की किस श्रेणी के समानांतर बहते हुए उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है? सोन नदी विंध्य के किस श्रेणी के समानांतर बहते हुए उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है? कैमूर श्रेणी के समानांतर। विंध्यन कगार भूमि किन दो प्रमुख घाटियों के बीच स्थित है? नर्मदा और यमुना घाटी के बीच। विंध्य श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है? 300 से 600 मीटर। विंध्य पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदुीय शिखर कौन सा है? रंभदावार शिखर, कालूमार चोटी या गुडविल पीक या कालूमार चोटी। विंध्य पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदु या शिखर कौन सा है? सफदाबना शिखर, जिसे गुडविल पीक भी बोलते हैं इंग्लिश में, या कालूमार चोटी। सफदाबना शिखर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दमोह जिला में। ऐतिहासिक रूप से आर्यवर्त और दक्षिणापथ के बीच की सीमा कौन सा पर्वत तय करता है? विंध्य पर्वत को। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है? बिहार, कैमूर और रोहतास का। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में, खंभात की खाड़ी के पास। विंध्य पर्वत का निर्माण किस युग के अवसादी चट्टानों के जमाव और उत्थान से हुआ माना जाता है? प्रीकैम्ब्रियन और पैलियोजोइक काल। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट क्यों प्रसिद्ध है? नर्मदा नदी के धुआंधार प्रपात और संगमरमर के चट्टानी घाटियों के लिए। विंध्यन तंत्र की चट्टानों में किस बहुमूल्य रत्न पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं? हीरा, जैसे कि पन्ना की खाने। विंध्यन तंत्र की चट्टानों में किस बहुमूल्य रत्न पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं? हीरा, जैसे पन्ना चट्टानें। बिहार का रोहतास पठार वास्तव में किस विस्तृत पठार का ही पूर्वी हिस्सा है? नेक्स्ट टॉपिक विल बी सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज किन दो मुख्य नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और तापी नदियों के बीच। सतपुड़ा पर्वतमाला का प्रारंभ पश्चिम में किन पहाड़ियों से होता है? राजपीपला की पहाड़ी से शुरू होकर सतपुड़ा रेंज पूर्व की ओर उत्तर पूर्व में कहाँ तक फैली है? सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटे नागपुर पठार तक। सतपुड़ा रेंज की पूर्वी सीमा किन पहाड़ियों द्वारा बनती है? राजमहल की पहाड़ियों के द्वारा। भूगोलीय स्थिति के अनुसार सतपुड़ा पर्वतमाला किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 21 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच। सतपुड़ा रेंज मुख्य रूप से किन चट्टानों की बनी हुई है? बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों।
सतपुड़ा पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 770 मीटर। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? 1350। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा के किस उप पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। अमरकंटक के समीप से कौन सी दो मुख्य नदियां विपरीत दिशा में निकलती है? नर्मदा और सोन। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ के समीप, महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत के उत्तरी ढालों पर कौन सी नदियां बहती है? नर्मदा नदी। महादेव पर्वत के दक्षिणी ढालों से कौन सी मुख्य नदियां निकलती है? वैनगंगा, वर्धा तथा तापी नदी। वैनगंगा, वर्धा तथा तापी नदी। सतपुड़ा रेंज किस प्रकार के पर्वत का एक आदर्श उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का, जिसके दोनों ओर रिफ्ट घाटियां हैं। सतपुड़ा के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कौन से भ्रष्ट घाटियां हैं? उत्तर में नर्मदा घाटी और दक्षिण में तापी घाटी। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी। राजपीपला पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में आती है? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर। राजपीपला पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में आती है? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर। सतपुड़ा की बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इन क्षेत्र में किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का। वैनगंगा नदी आगे चलकर किस नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है? गोदावरी नदी प्रणाली। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा के किस भाग से माना जाता है? मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणियों। मुल्ताई बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के पास सतपुड़ा श्रेणी से। छोटा नागपुर पठार और सतपुड़ा रेंज का मिलन क्षेत्र क्या कहलाता है? मैकाल रेंज का पूर्वी विस्तार। सतपुड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 7 पर्वतों या 7 मोड़। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत फैला हुआ है? सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी के तलहटी है। धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश, महादेवी पहाड़ी। होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश, महादेवी पहाड़ी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एमपी में। कौन से जिला में? होशंगाबाद में। पहाड़ी, महादेवी पहाड़ी। सतपुड़ा रेंज की पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? सतपुड़ा रेंज की पूर्व में सबसे पूर्व में मैकाल, फिर महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर राजपीपला। कौन सी नदी सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के बीच बनती है? ताप्ती नदी। अमरकंटक को किस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है? अरीय या अर्ध अरीय अफवाह प्रतिरूप। सतपुड़ा क्षेत्र में किस प्रकार के वनों की प्रचुरता है? उष्णकटिबंधीय, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन। सागवान के वृक्ष भी होते हैं यहाँ पे। पंचमढ़ी की को और किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी बोलता है। तापी नदी किस खाड़ी में जाकर विलीन होती है? सब खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। तापी नदी किस खाड़ी में जाकर विलीन होती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। मैकाल श्रेणी का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। भारत की कौन सी दो बड़ी नदियाँ डेल्टा न बनाकर एस्टुआरी बनाती है? नर्मदा और तापी। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख बनाती है, नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। तापी नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो नर्मदा सबसे ज़्यादा लंबी है ताप्ती से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? मध्य प्रदेश में। वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा की। दोनों मिलकर प्राणहिता बनाती है, जो गोदावरी में मिलती है। राजमहल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी, अंतरिप कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वतों को श्रेणी में आते हैं? ये वास्तव में वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि ये एक ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट का निर्माण किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण हुआ है? स्थल के एक खंड को अरब सागर में अपसंबलन धंसने के कारण। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की क्या विशेषता है? पश्चिमी ढाल अत्यंत तीव्र एवं खड़ा है। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल कैसा है? पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का निर्माण कौन करता है? सह्याद्री या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपनी नदियाँ। पश्चिमी घाट से निकलने वाली पूर्वगामी नदियाँ अंततः कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो सह्याद्री को विभाजित करती किस राज्य से गुजरती है? गोवा राज्य से। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसुआई, 1646 मीटर ऊंचा। दक्षिणी सह्याद्री या संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाई मुंडी, 2695 मीटर ऊंचा। अनाई मुंडी चोटी किस पहाड़ी समूह पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पहाड़ी पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोडा बेटा, 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दौड़ा बेटा, 2637 मीटर ऊंचा। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन से हैं जो आवागमन सुलभ करते हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं जो आवागमन सुलभ करते हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थाल घाट दर्रा। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थाल घाट दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? भोर घाट दर्रा। मुंबई को जो पुणे से जोड़ता है उस प्रसिद्ध दर्रे का नाम क्या है? भोर घाट दर्रा। पलक्कड़ मतलब केरल को कोयम्बटूर, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा। केरल को बोलते हैं पलक्कड़ और तमिलनाडु को बोलते हैं कोयम्बटूर। दोनों को जोड़ता है कौन? पालघाट दर्रा। यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? वर्ष 2012 में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट क्षेत्र। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। केरल की प्रसिद्ध शांत घाटी किस घाट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्र क्यों होती हैं? तीव्र ढाल और कम दूरी के कारण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के निकट पश्चिमी घाट से होता है गोदावरी का उद्गम। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के निकट पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के किस स्थान से होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पास से। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के किस स्थान से होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पास से। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग और कर्नाटक से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा प्रपात शरावती नदी किस घाट पर है? पश्चिमी घाट, कर्नाटक पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसोप्पा प्रपात शरावती नदी किस घाट पर है? पश्चिमी घाट, कर्नाटक पर। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गोवा में स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गोवा में स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? सह्याद्री। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में, केरल और तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में, केरल और तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में, केरल। पहले भी इलायची पहाड़ियों के बारे में पढ़े थे। केरल और तमिलनाडु सीमा पर इलायची मिलता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊंची उधममंडल किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 6 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट भारत के कुल 6 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गठित प्रसिद्ध समिति का नाम क्या है? गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति। गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गठित प्रसिद्ध समिति का नाम क्या है? गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति। नेक्स्ट टॉपिक बिल्ली पश्चिमी घाट और दक्षिण की पहाड़ियाँ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस प्रकार के गड्ढे से होकर बहती है? संकरे गड्ढे से। पश्चिम की ओर तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ किसका निर्माण करती है? प्रपातों का। गरसप्पो का या जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। जोग प्रपात गोरसप्पो की कुल ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर। महाबलेश्वर के पास से किन प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? गोदावरी, भीमा और कृष्ण नदी का। तापी और गोदावरी नदी के बीच कौन सी कटक स्थित है? सतमाला कटक। भीमा और कृष्णदेव नदी के मध्य में से कौन सी कटक निकलकर पूर्व की ओर फैलती है? महादेवी कटक। थाल घाट और भोर घाट कहाँ के प्रमुख दर्रे हैं? पश्चिम घाट के। थाल घाट और भोर घाट दर्रे दक्कन के पठार को किससे जोड़ते हैं? कोंकण मैदान से। नीलगिरी के समीप सह्याद्री पूर्वी घाट से निकलकर किस ग्रंथि का निर्माण करता है? पर्वत ग्रंथि का। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा शिखर की कुल ऊंचाई कितना? 2637 मीटर। पश्चिम घाट में पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी के बीच किस चट्टान की प्रधानता पाई जाती है? चारनोकाइट की।
नीलगिरी पर्वत श्रृंखला से दक्षिण की ओर कौन सा पास का स्थित दर्रा है? पालघाट का दर्रा। अतिरिक्त जानकारी में पालघाट दर्रे किन दो राज्यों के क्षेत्र को जोड़ता है? तमिलनाडु को केरल से। पालघाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। पालघाट से दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का सबसे उत्तर में किस पहाड़ी तक होता है? अन्नामलाई पहाड़ी तक। अन्नाई मुड्डी पहाड़ी तक। अन्नाई मुड्डी जिसे अन्नामलाई पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? 1800 से 2000 मीटर। अन्नाई मुड्डी से उत्तर पूर्व की ओर कौन सी पहाड़ियाँ फैली है? पलनी पहाड़ी। पल्ली पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की सीमा कितना है? 900 से 1200 मीटर। अन्नाई मुड्डी से दक्षिण की ओर कौन सी पहाड़ियाँ मिलती है? इलाम लाई या इलायची की पहाड़ी। पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डाइवर मलाई के पास से। पेरियार नदी का उद्गम किस वर्ष के रिकॉर्ड के अनुसार 922 मीटर की ऊंचाई पर है? डाइवर मलाई 1922 मीटर की ऊंचाई के पास है। ताम्रपर्णी नदी का स्वागत किस वन्यजीव क्षेत्र से होता है जहां जलप्रपात की श्रृंखला है? अगस्तमलाई समीपस्थ क्षेत्र से। अगस्तमलाई क्षेत्र में स्थित जलप्रपातों की श्रृंखला दो नाम क्या है? बनी तीर्थम एवं पापनासम। कोडाईकनाल पहाड़ी आराम गाह किस पहाड़ी पर स्थित है? पलनी पहाड़ियों के दक्षिण किनारों पे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी पूर्वी घाट की संरचना। कोडाई कनाल आरामगाह की ऊंचाई कितनी है? 2195 मीटर। पश्चिमी घाट का अंत कुमारी कंतरीप के से लगभग कितनी दूरी पर उत्तर में होता है? लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में। दक्कन पठार की पूर्वी सीमा का निर्माण कौन करता है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट किन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होती है? विच्छिन्न कटिफटी पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे स्पष्ट पहाड़ियाँ विशेषताएं किन दो नदियों के बीच देखी जाती है? महानदी और गोदावरी के बीच। महानदी और गोदावरी के बीच पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। कोरापुट जनपद में नीलगिरी की ऊंचाई कितनी है जो 1500 मीटर से अधिक है? 1515 मीटर। गंजम जनपद में स्थित महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। पूर्वी घाट की प्रमुख चट्टानें कौन से हैं? खोंडालाइट और चारनोकाइट। पूर्वी घाट की प्रथम प्रकार की चट्टानें कायांतरित अपसादी है जबकि द्वितीय प्रकार की चट्टानें कैसी अंतर्भेदी चट्टानें। पूर्वी घाट की अंतर्भेदी चट्टानें किससे मिलती जुलती है? ग्रेनाइट से। पूर्वी घाट की अंतर्भेदी चट्टानें किससे मिलती है? ग्रेनाइट से। पूर्वी घाट की श्रेणियाँ किस दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? पश्चिम वाही और पूर्व वाही नदियों के बीच। पेज के अनुसार पश्चिम वाही नदियों के दो उदाहरण कौन से हैं? मचकुनंद और साबरी। इस पेज के अनुसार पूर्वी वाही नदियों के 3 उदाहरण कौन से हैं? सिलौरी, धारूकेला और इंद्रावती। सिलेरू, धारूकेला और इंद्रावती। पूर्वी घाट किन अन्य 3 पूर्वी वाही नदियों के बीच जल विभाजक बनाता है? लिंगुलिया, वंशाधारा और नागावल्ली। कृष्ण और चेन्नई के मध्य स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? कोडाबिड्डू पहाड़ियों के नाम से। कोडाबिड्डू पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किन पत्थरों या शैलों से बनी है? क्वार्टजाइट और सैल्ट से। नल्ला मलाई पहाड़ियों की ऊंचाई सीमा कितनी है? 900 से 1100 मीटर। नल्ला मलाई और पालकोंडा पहाड़ियों की रचना किन शैलों से हुई है? कुडप्पा और कर्नूल शैलों से। नीलगिरी के समीप कितनी पर्वत श्रेणियों में समागम पाया जाता है? 3 पर्वत श्रेणियों में। नीलगिरी के पास किन 3 घाटों का श्रेणियों का मिलन होता है? सह्याद्री, दक्षिण घाट एवं पूर्वी घाट। नीलगिरी क्षेत्र की पहाड़ियाँ आसपास के क्षेत्र से कैसे उठी है? अचानक ऊपर उठी है। नीलगिरी के पास किन 3 पहाड़ियों का श्रेणियों का मिलन होता है? सह्याद्री, दक्षिणी घाट और पूर्वी घाट का। नीलगिरी क्षेत्र की पहाड़ियाँ आसपास के क्षेत्र से कैसे उठी हुई है? अचानक ऊपर उठी हुई है। नीलगिरी का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जिसकी ऊंचाई 2254 मीटर है? मकुर्ती। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या उटकमंड किस शिखर के पद क्षेत्र में स्थित है? दोदा बेट्टा के पाद क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, महानदी। इन सब पे क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ किस ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर, पठार के ढाल के अनुसार। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ग्रामीण भारत के एक बड़े हिस्से को क्या कर देती है? बाढ़ या प्रवाह से संबंध प्रभावित करती है। भारतीयों के जीवन में किन नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। किस नदी को दक्षिणी गंगा या कावेरी नदी का दूसरा नाम माना जाता है? कावेरी नदी को हिंदू संस्कृति में किन नदियों में से एक पवित्र नदी माना जाता है? उन हिंदू नदियों में से जिन पवित्र माना जाता है उसमें से कावेरी को पवित्र माना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल
कुर्ग कोडागू जिले के किस हिस्से से हुआ है? कोडागू जिले के ताला कावेरी कोडागू जिले के ताला कावेरी में। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। कावेरी नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए दक्कन की पहाड़ियों से कहाँ उतरती है? निचले इलाकों या मैदानों की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है जो इसकी विशालता को दर्शाता है? दक्षिण गंगा। भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? नासिक जिले से। नासिक से निकलने के बाद गोदावरी नदी अंत में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी पूर्वी भारत की एक कैसी नदी है? एक महत्वपूर्ण नदी है। महानदी की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर का है? 900 किलोमीटर का है। महानदी मुख्य रूप से किन 3 राज्यों से होकर बहती है? छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड से। कृष्ण नदी की और किस नाम से भी जाना जाता है? कृष्ण बेदी नदी। महानदी कृष्ण नदी को और किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण नदी को कृष्ण बेदी नदी। कृष्ण नदी किन 3 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है? कृष्ण नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से कृष्ण नदी गुजरती है। कृष्ण नदी दक्षिण भारत की किस क्रम की महत्वपूर्ण नदी है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा सबसे बड़ी नदी है। दूसरा सबसे बड़ी नदी कृष्ण नदी है जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी पश्चिमी भारत की कैसी नदियों में से एक है? नर्मदा नदी पश्चिमी भारत की कैसी नदियों में से एक है? सबसे खूबसूरत नदियों में से एक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ियों पर। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों पर। रेवा नदी किस प्रसिद्ध नदी का दूसरा नाम है? नर्मदा नदी का। रेवा नदी किस प्रसिद्ध नदी का दूसरा नाम है? नर्मदा नदी का। तापी या ताप्ती नदी के मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला से निकलते हैं? सतपुड़ा पर्वत से। तापी नदी मध्य भारत या प्रायद्वीपीय भारत की किस दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है? पश्चिमी वाही, पश्चिम की ओर बहने वाली। भारतीय प्रायद्वीपीय परिदृश्य की नदियाँ अधिकांश किसके द्वारा पानी प्राप्त करती है? वर्षा के द्वारा। नदियों की प्राकृतिक के प्रश्न। गर्मी के दिन में प्रायद्वीपीय नदियों का डिस्चार्ज जल स्तर कैसा होता है? बहुत कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ सहायक नदियाँ किस मौसम में पूरी तरह सूख जाती है? गर्मी के मौसम में। सूखी हुई सहायक नदियाँ केवल किस मौसम के दौरान ही फिर से भर जाती है? मानसून के मौसम के दौरान। शरावती नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? पश्चिम की ओर। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों की गति कैसी होती है? तीव्र गति। भीमा नदी का उद्गम क्षेत्र किस पहाड़ी या स्थान के पास माना जाता है? महाबलेश्वर के पास। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला सह्याद्री से निकलती है? नीलगिरी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित माना जाता है उसकी ऊंचाई कितना है? 2600 मीटर, जिसे अनाई मुड्डी। कावेरी नदी का जल दक्कन की पहाड़ियों से उतरकर अंत में किस सागर में या खाड़ी में गिरते? बंगाल की खाड़ी में। छत्तीसगढ़ राज्य से किस मुख्य नदी का जल प्रवाह शुरू होता है? महानदी का। ओडिशा राज्य को बाढ़ और सिंचाई दोनों देने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी। झारखंड राज्य के कुछ हिस्सों से होकर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में की तरफ गिरती है? महानदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक राज्य से होकर बहने वाली कृष्णा नदी की दिशा क्या होती है? पूर्व की ओर बहती है। अमरकंटक पठार जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले या सतपुड़ा क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी। बैतूल जिला या सतपुड़ा क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी। प्रायद्वीपीय नदियाँ 12मासी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वे मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर करती है, ग्लेशियर पर नहीं। मानसून के अलावा अन्य महीनों में इन नदियों में जल का मुख्य स्रोत क्या होता है? भूमिगत जल या छोटी सहायक नदियाँ। कोडाबिड्डू पहाड़ियों का विस्तार किन 2 प्रमुख स्थलों में पाया जाता है? कृष्ण नदी और चेन्नई के मध्य। कोडाबिड्डू पहाड़ियाँ कृष्ण नदी और चेन्नई के मध्य। कर्नूल शैलें मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के पर्वतीय हिस्सों में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, नन्नामलाई क्षेत्र में। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर कौन से प्रसिद्ध दर्रा व्यापारिक मार्ग बनाता है? पालघाट दर्रा। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस सुदूर दक्षिणी हिस्सों में स्थित है? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर। इस पूरे मुख्य पृष्ठ का मुख्य उद्देश्य भारत के किस भौगोलिक भाग को समझना होता है? प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक स्वरूप और उसकी नदी प्रणाली को। नेक्स्ट टॉपिक भौगोलिक महत्व एवं जल संसाधन। दक्कन का पठार भौगोलिक तौर पर किस संचलन का उदाहरण माना जाता है? लंबवत संचलन का। प्रायद्वीपीय पठार पर अनेक जलप्रपातों के मिलने से क्या आर्थिक लाभ हुआ है? जल विद्युत उत्पादन। पठारी भागों की किस भू आकृतिक विशेषता के कारण वहाँ तालाबों की अधिकता पाई जाती है? प्राकृतिक गड्ढों के मिलने के कारण। पठारी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था मुख्य रूप से किस स्रोत पर निर्भर करती है? तालाबों पर। नेक्स्ट टॉपिक मृदा, सॉइल एवं कृषि। दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से किस मृदा का निर्माण हुआ है? उपजाऊ काली मिट्टी का।
लावा पठार की काली मिट्टी मुख्य रूप से किन फसलों की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास, सोयाबीन और चना। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लेटेराइट मिट्टी। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में किन फसलों की खेती मुख्य रूप से संभव हो पाती है? मसालों, चाय और कॉफी की। प्रायद्वीपीय पठार के शेष बचे हुए भागों में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का। पठार के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में किन फसलों की खेती मुख्य रूप से होती है? मोटे अनाज जैसे कि चावल, तंबाकू, सब्जियां। प्राकृतिक वनस्पति एवं वानिकी। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाहरित वन। पाठ के अनुसार पश्चिमी घाट के वनों में मिलने वाले किन्हीं 4 महत्वपूर्ण वृक्षों का नाम क्या है? सागौन, देवदार, आबनूस और महागोनी। आबनूस, महागोनी, देवदार, सागौन। पश्चिमी घाट के वनों में मिलने वाले ये 4 महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। वनों से मिलने वाले चंदन और बांस का आर्थिक महत्व किस दृष्टिकोण से आंका जाता है? आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी लकड़ी के रूप में। कम वर्षा वाले क्षेत्र एवं पशुपालन। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों की क्या विशेषता? जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ घास भूमियाँ मिलती है। पठार के आंतरिक भागों में मिलने वाली घास भूमियाँ मुख्य रूप से किस आर्थिक गतिविधियों का आधार बनती है? पशुपालन का। खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधनों का अधिकांश भाग किस भौतिक प्रदेश द्वारा पूरा किया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा। प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक संरचना में पाई जाने वाली सबसे मूल्यवान धातु कौन सी है? सोना। इस पठार में औद्योगिक उपयोग के लिए कौन सी 2 प्रमुख धातुएं पाई जाती है? तांबा और लोहा। परमाणु ऊर्जा और रणनीतिक महत्व के कौन सा खनिज इस पठार की भूगर्भिक संरचना में मिलते हैं? यूरेनियम। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में यहाँ कौन सा खनिज उपलब्ध है? बॉक्साइट। ऊर्जा और ईंधन के पारंपरिक स्रोत के रूप में पठार की संरचना में क्या पाया जाता है? कोयला। इस्पात निर्माण में काम आने वाला कौन सा महत्वपूर्ण खनिज इस पठारी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में संपन्न है? मैग्नीज। दक्कन के पठार कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न है। दक्कन के पठार पर कपास की खेती बड़े पैमाने पर होने का भूगर्भीय कारण क्या है? लावा के अपरदन से बनी काली मिट्टी। दक्षिणी भारत की नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए उत्तर भारत की तुलना में क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यहाँ अनेक प्राकृतिक जलप्रपात मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को भारत का आर्थिक पावर हाउस खनिज के मामले में क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भारत के खनिज संसाधन अधिकांश भाग में पूर्ति करते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी या आंतरिक हिस्सा पश्चिमी घाट का पूर्वी या आंतरिक हिस्सा कृषि के बजाय पशुपालन पर क्यों अधिक निर्भर है? कम वर्षा के कारण वहाँ फसलों के बजाय केवल घास भूसियाँ पाई जाती हैं। चाय, कॉफी और मसालों जैसी बागवानी फसलें मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? पश्चिमी घाट के उच्च लेटेराइट मिट्टी वाले भागों में। तंबाकू और मोटे अनाज की खेती के लिए पठार का कौन सा हिस्सा उपयुक्त है? शेष भाग जहाँ लाल मिट्टी विस्तरित है। इस पूरे पृष्ठ भाग का मुख्य केंद्रीय विषय क्या है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक भौगोलिक महत्व। इस पठार की भूगर्भिक संरचना किन प्रमुख खनिजों के मामले में संपन्न मानी गई है? सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।